हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले एक छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा वार्म अप सेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन से, है ना। ओके। तो 1 से लेके 130 तक ध्रुवम आपने कराया, वेक्टर 3D का मॉड्यूल अमर अद्वैत ने सारा कर लिया, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी लोगों ने कितना किया? आर्या आपने कितना किया है? आदित्य, लावण्य, ऋचा, विवेक, हाउ मच यू हैव डन वेक्टर 3D? 91। थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा आदित्य, हो जाता है अपना। ठीक है, संडे को सुबह से बैठते हैं अगर तो हो जाता। सर मैंने नहीं किया। अरे तुम स्टेट बोर्ड का तो कर ही लेना सब लोग। जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं मॉड्यूल नहीं कर पा रहे अगर, तो स्टेट बोर्ड की बुक को उठाइए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। इतना मजा आएगा ना, इतने आसान आसान क्वेश्चन है उसमें। आप सॉल्व करोगे 2 मिनट में, 2 मिनट में एक एक क्वेश्चन खत्म होते जाएंगे आपके। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में 3-4 मिनट लगेगा। और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। बोर्ड एग्जाम देना है आपको अभी 3-4 दिन बाद। तो लावण्य तो हो गया कंप्लीट, वेरी गुड। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक टिकट है जिसमें नंबर है 1 से लेकर 20 तक। तो 20 टिकट है, सॉरी। एक टिकट को अपन ने उठाया है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 और 5। देखो ये मल्टीपल ऑफ 2 और 5 लिखा है यहाँ पे। और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है कि मल्टीपल ऑफ 2 मिल जाए या तो 5 मिल जाए। 2 का मल्टीपल इवेंट बोल देते हैं अपन इसको एफ। तो ये इवेंट हो गया टी, और इसको बोल देते इवेंट एफ। तो 2 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल कैसे आ सकता है? तो 2 के मल्टीपल्स होंगे 2, 4, 6 से लेकर 18, 20। और 5 के मल्टीपल कौन कौन से? 5, 10, 15, 20। ठीक है, ये हो गया सेट बी, दैट इज इवेंट एफ, है ना। और इवेंट क्या होता है? सेट ही तो होता है। ये भी सेट हो गया, तो इसको करली ब्रेसेस में डाल दिया। 2 और 5, मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5। तो 2 एंड 5, अच्छा देखो मल्टीपल ऑफ 2 और 5 बोला ना। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 यूनियन 5। या तो 2 हो या तो 5 हो या तो बोथ हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, ये तो फॉर्मूला हो गया ना, माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंटरसेक्शन 5। तो टी इंटरसेक्शन एफ जो हो जाएगा वो कौन सा सेट हो जाएगा बताइए मुझे। उसमें सारे एलिमेंट वो आएंगे जो 2 के भी मल्टीपल और 5 के भी मल्टीपल हो, तो 10 और 20, 2 एलिमेंट्स। ठीक है। अच्छा, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2, तो मैंने पी ऑफ टी लिखा है यहाँ पे। वो कितना हो जाएगा? ये कितने एलिमेंट हो जाएंगे? मेरे ख्याल से 10 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 10 एलिमेंट्स। और ये कितने हो जाएंगे? 4 एलिमेंट्स। 10 क्यों? क्योंकि 1 से लेके 20 तक 20 नंबर होंगे, जिसमें 10 और 10 इवन होंगे। और ये 2 एलिमेंट्स। बस बेटा हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 इज 10/20। मल्टीपल ऑफ 5 इज 4/20। एंड मल्टीपल ऑफ 2 और 5 इज 2/20। सैंपल स्पेस में 20 एलिमेंट है। सैंपल स्पेस में 1 से लेके 20 एलिमेंट है। ठीक है, ये लिख डालो। तो कितना आ जाएगा? 14 - 2 12, 12/20 आ जाएगा आपके पास आंसर। 12/20 मतलब कैन बी रिटन एज 3 4 3 12, 4 5 20। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ जी। अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करेंगे अपन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैं आपको इतनी आसानी से समझा दूंगा ये कि अपन इसके क्वेश्चंस में बिना फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे। ठीक है।
लेकिन फॉर्मूला भी अपन सीखेंगे इसका, क्योंकि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज बेसिकली द स्टार्ट ऑफ टूडेज लेक्चर, क्योंकि उसके ऊपर वाला क्वेश्चन जो है दैट इज जस्ट अ प्रैक्टिस वन। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर मैंने आपको बोला, चलो एक खुफिया सा रूम है ना, एक कहानी सुनते, एक खुफिया सा कमरा है, उस कमरे के अंदर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, दैट इज रोलिंग अ डाइस। ठीक है, उस कमरे के अंदर एक डाइस रोल कर रहे हो, एकदम समझ लो कॉन्फिडेंशियल तरीके से, खुफिया तरीके से दे आर रोलिंग अ डाइस। एंड जब वो लोग डाइस को रोल कर रहे हैं तो है ना, वो लोग बता नहीं रहे हैं कि क्या नंबर आया है। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होगा, वो रिकॉर्डिंग बाद में बता देंगे ट्रांसपेरेंसी के लिए। और वो बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए डाइस रोल हो रही है, मे भी बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो लोग डाइस को रोल करके। तो ठीक है, कमरे के बाहर बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, कमरे के बाहर बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अमर वेट कर रहा है, अद्वैत वेट कर रहा है, विवेक वेट कर रहा है, आर्या वेट कर, सब वेट कर रहे हैं, एवरीवन इज वेटिंग। जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं सबके सब वेट कर रहे हैं। सब मान लो अपना पूरा क्लासरूम जो है दे आर वेटिंग, है ना, सबके सब वेट कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है डाइस का। ठीक है, तो डाई रोल हुआ, है ना, डाई रोल हुआ, और जैसे ही डाई रोल हुआ उसमें एक नंबर आया, उसमें एक नंबर आया। अगर मैंने कमरे के बाहर किसी भी इंसान से पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 5, तो क्या बताएगा? कोई भी बच्चा इस क्लास का क्या बताएगा कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6, 1 in a 6 प्रोबेबिलिटी 5 आने की। सही बात है ना? क्लियर बात है। अगर मैं किसी भी बच्चे से बोलता हूँ, क्यों, उसने क्या करा, उसने क्या करा, उसने बोला कि अपने पास फेवरेबल इवेंट जो है, फेवरेबल इवेंट जो है वो 1 है, और सैंपल स्पेस कितने है अपने पास? उस केस में सैंपल स्पेस क्या हो जाता है? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सैंपल स्पेस तो बेटा अपने पास पूरा का पूरा है ना, 6 नंबर जो आने थे वही आने हैं अभी भी। तो सैंपल स्पेस 6, उसमें से एक फेवरेबल 5 का आना, है ना। कोई भी नंबर का आना, अगर मैं पूछता आपसे, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1, सारे नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली। लेकिन मान लो कमरे के अंदर एक खुफिया आदमी बैठा हुआ है ना, कमरे के अंदर एक खुफिया आदमी बैठा हुआ है, पारस गांधी, है ना, जो कि क्लास में लेट आया है आज। तो पारस अगर कमरे के अंदर बैठा हुआ है, वो कमरे के अंदर बैठकर नंबर देख पा रहा है, और उसको एक खुफिया जानकारी पता चली, उसको एक खुफिया जानकारी पता चली, और वो बाहर आके वो खुफिया जानकारी लीक कर देता है। मान लो उसने आपको बाहर आकर वो खुफिया जानकारी लीक कर दी कि डाइस में जो नंबर आया है, डाइस में जो नंबर आया है वो ऑड नंबर है। उसने आपको इतना बड़ा हिंट दे दिया कि डाइस में जो नंबर आया है वो 100% ऑड नंबर है, इसने आपको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, उसने इंफॉर्मेशन लीक कर दी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, अभी मान लो मैंने अमर से पूछा कि अच्छा, डाइस में अगर ऑड नंबर आया है तो एक्चुअल में डाइस में क्या क्या नंबर आए होंगे, तो अब आपके पास जो डाइस में आए हुए नंबर्स रहेंगे उनकी संख्या कम हो जाएगी। आप यही सोचोगे कि अच्छा ऑड नंबर है तो या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा। इन तीनों में से कोई एक नंबर आया होगा, इन तीनों में से कोई एक नंबर आया होगा। बाकी 2 4 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई एकदम से, क्योंकि जो हमारा गुप्तचर बैठा है अंदर, है ना, जो पारस बैठा हुआ है अंदर बच्चा, वो एकदम रिलायबल है। उसने बोल दिया अगर ऑड नंबर है तो यू विल रिलाई ऑन हिम एंड ही इज ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, मान के नहीं, ऐसा हम लोगों को अज्यूम करना ही करना है। तो जो नंबर आया है वो डेफिनेटली 135 है, मतलब 236 के 246 के आने की प्रोबेबिलिटी एकदम 0 हो गई। मानते हो इस बात को? अच्छा, तो अगर मैं आप पूछूं आप लोगों से कि बताइए कि 5 के आने की प्रोबेबिलिटी अब क्या है, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अब आप आराम से बोलोगे नाउ द प्रोबेबिलिटी इज 1 in 3। पहले 1 in 6 थी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब अपने को इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि ऑड नंबर आ चुका है, ऑड नंबर आ चुका है। तो ऑड नंबर के आने से हुआ क्या, हमको पता चल गया कि या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा। इन तीनों के अलावा और कोई नंबर हो ही नहीं सकता, तो अपना सैंपल स्पेस कम हो गया, हमारा सैंपल स्पेस घट गया, कम हो गया। तो इसको अपन कहते हैं सैंपल स्पेस कम होना। और सैंपल स्पेस कम हो गया तो उससे आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हो गई, पहले 1/6 थी अब 1/3। इसको कहते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि आपको एक खुफिया इंफॉर्मेशन पहले से मिल जाती है,
बहुत ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन पहले से मिल जाती है। तो उससे आपको पता चल जाता है कि जो नया सैंपल स्पेस है वो क्या है, क्या इवेंट हो चुका है, क्या इवेंट नहीं हुआ है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 given that odd number has already or that an odd number has occurred, given that an odd number has occurred। ठीक है, मतलब 5 के आने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होने वाली है गिवन दैट। आ रहा है क्या समझ में हर किसी को? गिवन दैट मतलब कुछ कुछ तो हो चुका है, कुछ तो हुआ है, कुछ होना बाकी है। क्या हो चुका है? ऑड नंबर का आना हो चुका है। तो मतलब एक ऐसा इवेंट है, ओ इवेंट, जो कि हो चुका है। तो इसको अपन लिखते कैसे प्रोबेबिलिटी की भाषा में? देखो इधर सबके सामने देखो, किसी की नजर अगर सामने हुई नहीं हुई तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 5 गिवन दैट को अपन ऐसे वर्टिकल स्लैश या वर्टिकल लाइन से शो करते हैं, गिवन दैट ऑड नंबर हैज ऑलरेडी अकर्ड, ऐसे लिखते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 गिवन ओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 गिवन ओ। ठीक है, ऑड नंबर हैज ऑलरेडी अकर्ड। और ये प्रोबेबिलिटी हम लोग मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपको पता है कि ऑड नंबर आया है तो आपको इतना निश्चित तौर पे पता है कि सैंपल स्पेस सिर्फ इतना सा रहेगा। सैंपल स्पेस में हम लोग ये नहीं लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, क्यों? क्योंकि हम गधे नहीं है। हम लोगों को जब साफ साफ पता चल ही गया है कि ऑड नंबर आया है तो 2 तो आ ही नहीं सकता, 4 तो आ ही नहीं सकता, 6 तो आ ही नहीं सकता। तो आने आएगा क्या क्या? या तो 1 या तो 3 या तो 5। तो सैंपल स्पेस आपका क्या हो गया? 135। सैंपल स्पेस घट गया, सैंपल स्पेस घट गया तो नए सैंपल स्पेस के हिसाब से प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो 5 का आना मतलब एक ही फेवरेबल आउटकम है। 5 एक ही बार आ सकता है ना यार, मतलब एक ही तरीके से आ सकता है, एक ही फेवरेबल आउटकम। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स अब 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 गिवन ओ इज 1/3। इसको आप लिख लीजिए प्लीज। मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि कैसे सोचते हैं। कैसे सोचते हैं मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, हम लोग बहुत आसान आसान से क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको एकदम प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोग ओरली सॉल्व कर पाओ। आप लोगों का दिमाग, सबसे पहली बात तो बहुत दिमाग को अपना शांत कर लो। कुछ भी मत सोचो, ना आगे का ना पीछे का, सिर्फ आज का सोचो कि आपको आज बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे जेई मेंस का टेंशन लेते मेरे को मैसेज कर रहे हैं आजकल कि सर कैसे क्या करें। मत करो कुछ भी टेंशन, आज का प्लानिंग करो, फिर कल कल का प्लानिंग करना। अच्छा 2 दिन का प्लानिंग करो बस, है ना? लेकिन बहुत ज्यादा मत सोचो। ठीक है, तो अभी मैं आपको अगर अगला क्वेश्चन देता हूँ, वेरी इजी क्वेश्चन। 2 dice are rolled, 2 dice are rolled, given that a doublet has occurred, a doublet has occurred, what is the probability, what is the probability of getting 4? ठीक है, what is the probability of getting 4? Getting at least 1 4, sorry। क्वेश्चन देखिए, डाइस 2 डाइस को रोल करें और दोनों डाइस को रोल करने के बाद आपके 36 आउटकम्स आते हैं, है ना? हमको 36 आउटकम्स मिलते हैं दोनों डाइस के रोल करने के बाद। और वो 36 आउटकम्स जो है मैंने आपको लास्ट क्लास में लिख के बताया था, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना? एंड सो ऑन। तो ये सारे 36 आउटकम हमको मिलते हैं। तो भाई 36 आउटकम तो मिलते हैं अपने को, अच्छी बात है। लेकिन अभी आपको खुफिया इंफॉर्मेशन दे रखी है गिवन दैट के फॉर्म में। क्या दे रखा है आपको?
कि गिवन दैट ए डबलेट हैज ऑकर्ड, मतलब किसी को सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिल गई कि डबलेट आया है। तो डबलेट आया है मतलब अब आपके चांसेस जो है किसी भी आउटकम के वो ये होंगे बस। तो सैंपल स्पेस आपका घट गया। सैंपल स्पेस क्या हो गया 1 1 2 2 3 3, है ना। इसी तरीके से आपका सैंपल स्पेस में सारे के सारे डबलेट्स होने वाले हैं। सो दिस इज द न्यू सैंपल स्पेस। अब आपको बोला है कि एटलीस्ट एक बार चार आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एटलीस्ट एक बार चार आए मतलब एक ही बार चार आएगा वैसे तो, है ना। तो आमतौर पर अगर आपसे मैं पूछता, मेरे को खुफिया इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो एक बार चार कितने तरीके से आ सकता था। देखो यहाँ पर सब एक एक बार चार आ रहा है, फिर यहाँ पर एक एक बार सब जगह चार आ रहा है, तो इतने सारे बार चार आता। लेकिन अगर सैंपल स्पेस बड़ा होता तो, अभी सैंपल स्पेस छोटा है, तो सैंपल स्पेस छोटा है तो हमको पहली बात तो ये देखना है कि इस सैंपल स्पेस में से चार कितने बार आ रहा है, बस ये। तो अपना क्वेश्चन ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 1/4 गिवन दैट अ डबलेट हैज अकर्ड, ऐसे लिखा। ठीक है, इसको आप चाहे तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1/4 गिवन दैट को मैं जीटी लिख रहा हूँ, गिवन दैट अ डबलेट इज अकर्ड, डबलेट हैज अकर्ड, तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। Two coins are tossed. Two coins are tossed. लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, exactly one head, given that at least one head, at least one head has occurred. सर एक डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन से डाउट है। हाँ तो बिल्कुल मेरे को मैसेज करो ना, क्लास के बीच में नहीं, आप मेरे को मैसेज करो, मैं बता दूंगा। टू कॉइन्स आर टॉस्ड, दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या आता है, नॉर्मली सैंपल स्पेस ही आता है HT TH HH TT, ये आता है ना सैंपल स्पेस। अब आपको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, तो वन हेड है ना, ऑन हेड नहीं है वो, यहाँ पे वन हेड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, तो एक हेड आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, और ये तो दो हेड है, इसको हटा दो। तो ये तो अपने फेवरेबल आउटकम होते। तो अपना आंसर नॉर्मली क्या था 2/4, सैंपल स्पेस में चार एलिमेंट में। लेकिन आपको बोल रहा है यहाँ पे कि गिवन दैट एटलीस्ट वन हेड इज अकर्ड, तो अपना जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है ना, जो गुप्तचर है हमारा कमरे के अंदर जो बैठा है, उसने बता दिया है कि एक हेड तो आ ही चुका है। तो ये एक हेड अगर आ गया है तो ये वाली चांस तो होगी नहीं, टीटी तो आ ही नहीं सकता। अब उसको पता चल गया ना कि एक बार हेड तो आया ही है, तो उसको अगर पता चल गया कि एक बार हेड आया है अगर, तो हमारा सैंपल स्पेस जो हो जाएगा, अब नया सैंपल स्पेस जो हो जाएगा, दैट विल बी कंटेनिंग दिस थ्री एलिमेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, ठीक है, एटलीस्ट वन हेड को मैं, नहीं प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन हेड, तो H1 के आने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट एटलीस्ट वन हेड हैज अकर्ड, क्या हो जाएगी। मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ। द आंसर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आंसर विल बी एटलीस्ट वन हेड आना है ना, सॉरी एग्जैक्टली वन हेड आना है, गिवन दैट एटलीस्ट वन हेड हैज अकर्ड। तो एग्जैक्टली वन हेड आएगा यहाँ से और यहाँ से, दो फेवरेबल इवेंट है, ये तो दो हेड हो गए ना, अपने को सिर्फ एक हेड चाहिए एग्जैक्टली।
और टोटल पॉसिबल आउटकम अभी 3 हो गए, क्योंकि हमको पता चल ही गया है कि सैंपल स्पेस में टी तो आना ही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। लिख लेना प्रोबेबिलिटी समथिंग गिवन समथिंग। ठीक है, अब इसको मैंने ना फॉर्मूला इसका मैं बना देता हूं आपके लिए, और वो भी वेन डायग्राम से, अंडरस्टैंडिंग बाय वेन डायग्राम। अंडरस्टैंडिंग बाय वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम से अपन इसको समझते हैं। तो वेन डायग्राम से अगर आप समझोगे तो देखो क्या है कि आपके पास दो इवेंट्स हैं, ए और बी। ठीक है, ए एंड बी वी हैव टू इवेंट्स। ये यूनिवर्सल सेट है। अब आपको बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट, अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसका मतलब क्या हो गया? ए कंडीशनल बी, इसको अपन दो तरीके से बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। स्टॉप राइटिंग एवरीवन, स्टॉप राइटिंग। एक बार में समझना है, आपने को अच्छे से समझना है। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालनी है। सही बात है क्या? पक्का? कोई दिक्कत किसी को? अब ए गिवन बी का मतलब क्या है? कौन सा इवेंट हो चुका है पहले से? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड, तो बी इवेंट हो चुका है पहले से। अगर बी इवेंट पहले से हो चुका है, अगर बी इवेंट पहले से हो चुका है, इसका मतलब अगर बी इवेंट नहीं होता, मैं आपको बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल, तो आप क्या करते? ये यूनिवर्सल सेट क्या है? सैंपल स्पेस है ना। हाँ, तो ये रेक्टेंगल पूरा यूनिवर्सल सेट होता। सही बात है क्या? पक्का? तो आप क्या करते हैं? रेक्टेंगल का एरिया लिखते, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वेन डायग्राम में ऐसे करते हैं ना, एरिया ही तो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट या फिर सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखने के बाद आप एरिया ऑफ सेट ए लिखते, सर्कल ए, सर्कल ए का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया। यही होता है वेन डायग्राम का मतलब। एक्चुअल में वेन डायग्राम का मतलब यही होता है। लेकिन अभी 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 इसका मतलब क्या हो गया? सैंपल स्पेस हो जाता है आपके पास एस, और एरिया हो जाता है ए। ए का सेट जो भी हो जाता है ना, वो ए हो जाता है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट है। तो ऐसा कहना चाहिए मुझे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉर्मली। नॉर्मली आपको ये मिलती प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अच्छा। लेकिन अब अपना ऐसा बोल रहा है अपने को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सैंपल स्पेस अब आपका बी हो गया। देखो यहां पर मैंने क्या बोला था आपको कि जो चीज हो जाती है, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड हैज अकर्ड, तो एटलीस्ट वन हेड का होना जो होता है ना, वही आपका नया सैंपल स्पेस हो जाता है। देखो एटलीस्ट वन हेड का होना मतलब ये तीन एलिमेंट, ये आपका नया सैंपल स्पेस हो गया। तो जो इवेंट हो चुका है ना, वो नया सैंपल स्पेस बन जाता है। ये अपन ने ऑब्जर्व करा ऊपर, इधर भी देखो क्या गिवन है, गिवन दैट अ डबलेट हैज अकर्ड। तो डबलेट का होना मतलब ये जो डबलेट्स है वो नया सैंपल स्पेस बन जाएंगे, है ना। जो भी इवेंट हो जाता है वो नया सैंपल स्पेस बन जाता है। गिवन दैट एन ऑड नंबर हैज अकर्ड, तो ऑड नंबर का होना जो है, ये देखो सारे ऑड नंबर जो है सैंपल स्पेस बन गए। तो जो इवेंट हो जाता है वो नया सैंपल स्पेस बन जाता है। ये अपन समझ चुके हैं। तो यहाँ पर कौन सा इवेंट हो चुका है? बी इवेंट हो चुका है। तो बी इवेंट हो जाएगा सैंपल स्पेस, है ना। बी इवेंट हो जाएगा सैंपल स्पेस। अच्छा, 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 ठीक है। तो सैंपल स्पेस हो जाएगा आपके पास बी इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मैं यहाँ पे रफ में कर रहा हूँ, दैट विल बी बी इवेंट सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो सैंपल स्पेस डिनोमिनेटर में आता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस लिखते थे अपन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे बी के बराबर। ठीक है, वेन डायग्राम का मतलब यही हो गया कि एक इवेंट बी जो है वो हो चुका है ना। और आपको अब बताना है कि ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो नॉर्मली ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हैं अपन? ए में जितने एलिमेंट है, ए में जितने एलिमेंट है अपॉन यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट है। लेकिन अभी अपन क्या बोलेंगे कि बी में जितने एलिमेंट है वो सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा प्लीज वेट। प्रणव ने मुझे मैसेज किया है कि ओके, एक्चुअली मेरा पीसी में खुला रह गया था व्हाट्सएप, इसलिए मेरे को आवाज आई। खैर ठीक है, तो सैंपल स्पेस हो गया ये।
अब आपको बताना है कि सैंपल स्पेस के अंदर सोचना है अब आपको। सैंपल स्पेस अपनी नई औकात हो गई, इसके बाहर आप सोचोगे नहीं, तो अपनी नई दुनिया ये हो गई। पुरानी दुनिया को आप भूल जाइए, ये पुरानी दुनिया को आप भूल जाइए, ये अपनी नई दुनिया हो गई। ठीक है, अब आपको वो बताना है कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट बी हो गया है, गिवन दैट बी हो गया है, इसका मतलब ये हो गया कि ए का वो हिस्सा, ध्यान से सुनिए, ए का वो हिस्सा जो बी के अंदर आ रहा है, ए का वो हिस्सा जो बी वाले सर्कल के अंदर आ रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा, ए का वो हिस्सा जो बी के अंदर आ रहा है। तो ये कौन सा हिस्सा हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सही बात है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया बेसिकली। तो ए का वो हिस्सा जो बी के अंदर आ रहा है वही अपना फेवरेबल आउटकम होगा। जैसे कि सुनो सुनो सुनो, सैंपल स्पेस तो अपना बी इवेंट हो जाता था, जैसे कि विवेक आप एग्जांपल मांग रहे थे, ये सैंपल स्पेस हो गया, ये पूरा बी इवेंट हो गया, दैट इज बी का सर्कल, और ये नया सैंपल स्पेस बन गया। और इस सैंपल स्पेस के अंदर आपको क्या चाहिए, ए एटलीस्ट 1 4। ए इवेंट क्या है, ए इवेंट है कि चार का एक दफे आना, चार का एक दफे आना आपको सैंपल स्पेस के अंदर ही खोजना है। तो सैंपल स्पेस के अंदर अगर अपने को खोजना है चार का एक दफे आना, तो सैंपल स्पेस के अंदर ए इवेंट कहां से आ रहा होगा, बस ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट ही तो है। ए का वो हिस्सा जो रेड वाले सर्कल के अंदर घुसा हो, ए का वो हिस्सा जो रेड वाले सर्कल के अंदर घुसा हो, दैट इज द इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में जितने भी एलिमेंट रहे होंगे, इंटरसेक्शन में जितने भी एलिमेंट रहे होंगे वो सारे एलिमेंट आप लिख डालो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी आप यहाँ पर लिख दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये लिख दिया मैंने, बस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन भी अपने पास आ गई है। ठीक है सर, ओ समझा, गिवन दैट वाला बी होगा और जो इवेंट वो ए होगा, ऐसे ही, हाँ वही 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 है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको इतनी देर से। तो गिवन दैट रेड वाला मतलब लाल वाला इवेंट हो चुका है, तो मतलब अब ये सैंपल स्पेस ये सब होने वाला नहीं है, जो नहीं होने वाला है वो कौन सा है मैं बताऊं आपको। देखो जो इवेंट हो चुका है वो क्या है, 1 2 3 4। तो 3 और 2 हो चुके हैं, बी के अंदर वाला काम हो चुका है। 1 और 4 कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमको खुफिया इंफॉर्मेशन मिल गई कि जो भी हुआ है वो रेड वाले सर्कल के अंदर हुआ है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि बी होने के बाद ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना, बी के हो जाने पर ए की क्या प्रोबेबिलिटी होने की। तो बी हो गया मतलब अपनी दुनिया अब ये होगी। अब इसके अंदर ए का कौन सा हिस्सा आ रहा है, ए का हिस्सा आ रहा है ये थर्ड वाला हिस्सा आ रहा है ए का। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। सर व्हाट्सएप किया है क्वेश्चन, उसमें प्रोबेबिलिटी, हाँ मैं बता दूंगा आपको, क्लास के बीच में नहीं है, क्लास के मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, मैं बता दूंगा आपको जरूर, चिंता ना कर। ठीक है, एंड में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब ये आ गया अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, इसको अपन और सिंप्लीफाई करते हैं, बेटे ध्यान से देखो हर कोई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी को और सिंप्लीफाई करते हैं अपन। मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूँ सेम नंबर से। मैं न्यूमरेटर को अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड करूँ और डिनोमिनेटर को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड करूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो ये अब इसको भूल जाओ सब कुछ। अगर मैं ये बताता हूँ आपको एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये क्या होता, ये अपन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो पढ़ रहे थे ना वो है, बी में जितने एलिमेंट है और सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट है, बी में जितने एलिमेंट है और सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मली जो अपन कल तक पढ़ते आ रहे थे। और ये वाला एक सेट एक्स मान लो, एक्स, तो एक्स सेट में जितने एलिमेंट है अपॉन सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट है, तो बेसिकली दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। सही बात है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन सैंपल स्पेस, सारे 10वीं क्लास की डेफिनेशन है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्स अपॉन सैंपल स्पेस, याद आ रहा है ना, हाँ दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ओके, अच्छा एक्स क्या है, एक्स तो ये वाला सेट है ए इंटरसेक्शन बी, तो एक्स की जगह ए इंटरसेक्शन बी डाल दो। तो यहां से आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनकर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और अगर आप लिख रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन स्क्रीन पे देख रहे हो तो और अच्छी बात है, एक बार देख लीजिए। कैसे देखना है आपको,
ए गिवन बी मतलब बी हो गया है, तो नया सैंपल स्पेस क्या हो गया, बी। क्या हो गया, बी। तो नीचे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सैंपल स्पेस लिखते हैं ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने के बजाय डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी लिख दो। अपन यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख रहे थे, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी लिख दो, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ फिर सैंपल स्पेस के एलिमेंट से डिवाइड करके अपन ने उसको बना ही लिया ना उस तरीके से। तो आप सबसे पहले लिखो कि जो हो गया है वो नीचे आए, है ना, क्योंकि वो नया सैंपल स्पेस पे, तो जो हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे लिखो, और दोनों के इंटरसेक्शन ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर लिखो। ठीक है, तो बी हो गया है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब बी के अंदर वो हिस्सा जो ए का घुसा हो, तो ए का वो हिस्सा जो बी के अंदर हो, दैट इज इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऊपर लिखी अपन। ठीक है, इसका उल्टा अगर मैं करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, तो देखिए बी गिवन है मतलब कौन हो गया है, ए हो गया, तो नया सैंपल स्पेस ए बन गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे लिख दो, ये नया सैंपल स्पेस हो गया। अब अपना नया सैंपल स्पेस ये ब्लू वाला सर्कल है, तो ब्लू वाले सर्कल के अंदर आपको वो हिस्सा ढूंढना है, ए सेट के अंदर वो हिस्सा ढूंढना है बी का, जो ए सेट के अंदर हो। तो बी का वो हिस्सा, बी का वो हिस्सा जो ए के अंदर हो, कौन सा, बस इतना ही तो हिस्सा है, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी यहां पर भी आएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो, फर्क नहीं पड़ता। तो अपने पास दो बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आई है, फॉर्मूले आए, प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल बी और प्रोबेबिलिटी बी कंडीशनल ए। ए कंडीशनल बी मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी, और बी कंडीशनल ए का मतलब क्या हो गया, वही ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए। दोनों में, दोनों फॉर्मूले में क्या चीज कॉमन है, अगर आपको ए गिवन बी बोला मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड, यहाँ पे बी अकर्ड है, बी पहले से हो चुका है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड, ए पहले से हो चुका है। ठीक है, अच्छा, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बढ़िया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड, बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड। तो देखो बी अगर पहले से हो चुका है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी, जो हो चुका है वो सैंपल स्पेस वो नीचे आएगा। यहाँ पे ए हो चुका है, ए हो चुका है तो वो सैंपल स्पेस वो नीचे आएगा। और न्यूमरेटर की चिंता तो किसी को नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर दोनों जगह सेम है, पी ए इंटरसेक्शन भी। ठीक है, न्यूमरेटर इज सेम इन बोथ द प्लेसेस। तो अपन ने क्या सीखा, अगर आपको मैं ऐसा बोलूं, देखो प्लीज एक बार देख लो, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन दैट वाई हैज अकर्ड, तो आप क्या बोलोगे, दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट वाले की प्रोबेबिलिटी, गिवन दैट क्या है, वाई, बस खत्म। आसान है, मुश्किल है, मेरे ख्याल से बहुत आसान है, अगर आपको डेप्थ में थोड़ा सा समझ में आता है तो वेन डायग्राम से हमको ज्यादा क्लैरिटी मिलती है फॉर्मूले की। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन लिखिए, इफ अ डाई is thrown, if a die is thrown, probability of occurrence of, probability of occurrence of composite number, probability of occurrence of composite number when even number has occurred, when even number has occurred। ठीक है, ये when मतलब या given that, when या given that कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं। ये इतने आसान क्वेश्चन होते हैं बच्चों कि है ना, इसमें गलती कोई करता ही नहीं है, मतलब कोई नहीं करता गलती, कोई नहीं करेगा। इफ अ डाई इज थ्रोन, अगर आप डाई को फेंकते तो सैंपल स्पेस आता क्या, सैंपल स्पेस नॉर्मली ये आता 1 2 3 4 5 6, लेकिन आपको किसी ने खुफिया इंफॉर्मेशन दे दी है कि इवन नंबर आ चुका है, कोई ने आपको कमरे के अंदर से बोल दिया है कि अरे अरे इवन नंबर आया है ना, डाइस में इवन नंबर आया है, तो आपका सैंपल स्पेस जो हो गया वो हो गया 2 4 6, क्योंकि अब आपको पता है कि ऑड नंबर तो आ ही नहीं सकता है, ये बात एकदम कंफर्म बता दी किसी ने कि इवन नंबर आया है, तो ऑड नंबर तो हो ही नहीं सकता है। तो जो सैंपल स्पेस हमारे पास नया बन गया है वो सैंपल स्पेस क्या हो गया, 2 4 6।
काफी लोगों का आंसर आ गया और सही भी है। तो आपको देखो बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ, देखो इधर प्लीज 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 सामने देखो, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ कॉम्पोजिट नंबर गिवन दैट इवन नंबर हैज अकर्ड। आपको डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज सी। सी मतलब क्या है? ऑकरेंस ऑफ कॉम्पोजिट नंबर। ये आपको पूरा अच्छे से बताना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। ई मतलब क्या है? ऑकरेंस ऑफ इवन नंबर। तो ये इवेंट आपको समझाने पड़ेंगे। खैर मैं तो डरता नहीं हूं, मतलब कॉम्पोजिट इंटरसेक्शन इवन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। तो अगर आप चाहो तो बिना फॉर्मूले के इसको सॉल्व कैसे करोगे? बिना फॉर्मूले के सॉल्व करना कितना आसान है। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट बेटा? 3 एलिमेंट, बहुत ही बढ़िया। उसमें से कॉम्पोजिट कितने हैं? 4 और 6, 2 कॉम्पोजिट है। कोई बच्चा ऐसा हमारी क्लास में, कोई ऐसा गरीब बच्चा जिसको पता ही नहीं कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आपकी आइडेंटिटी में कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर हो जाएंगे अपने पास दो, 2/3। मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम ना हो तो फिर प्राइम क्या होते हैं? अरे, कॉम्पोजिट नंबर वो जिनके प्राइम फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ एंड वन। क्योंकि वन और नंबर इटसेल्फ तो हर किसी का होता ही है ना। तो एक तो ये तरीका हो गया। अगर आपको पूरा अच्छे से करना है, मतलब आपको सी इंटरसेक्शन ई निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ई मतलब कॉम्पोजिट भी हो और इवन भी हो। तो मतलब कॉम्पोजिट भी हो और इवन भी हो, तो कॉम्पोजिट सेट में क्या आएगा? 4 और 6, ठीक है। और इवन सेट में क्या आएगा? इवन सेट में आएगा 2, 4, 6। यही आपका सैंपल स्पेस है। तो कॉम्पोजिट और इवन का इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिट इंटरसेक्शन इवन, वो ये वाला सेट हो जाएगा 4 और 6, ठीक है। तो फिर आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट इंटरसेक्शन इवन दैट इज ओनली 2 फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय 6। इनकी प्रोबेबिलिटी ये होती है ना। तो आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल लो कॉम्पोजिट इंटरसेक्शन इवन की। अब ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी ओरिजिनल 6 सैंपल स्पेस के हिसाब से, जो 6 एलिमेंट थे ना सैंपल स्पेस में। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर वो क्या हो जाती? इवन नंबर यहाँ पे लिखे 3, 3/6 हो जाती है ना। तो आपका आंसर यहाँ से क्या आ जाता? जो नहीं देख रहा होगा उसको पक्का डाउट आएगा कि सर ये कैसे 6 कैसे लिख दिए। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है 2/6 डिवाइडेड बाय 3/6। तो फाइनली आंसर आपका सेम ही आता है ना। लेकिन बेसिकली ये क्या कहा गया आपको? कॉम्पोजिट इंटरसेक्शन इवन की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर नॉर्मली प्रोबेबिलिटी जो अपन आमतौर पर प्रोबेबिलिटी निकालते थे ना, ये वही वाली प्रोबेबिलिटी है ना। ये इवन नंबर की वही वाली प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। बोर्ड एग्जाम में आप सेकेंड तरीके से करना, है ना। बोर्ड एग्जाम में आप सेकेंड तरीके से करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ अ डाई एंड अ कॉइन are thrown simultaneously, if a die and a coin are thrown simultaneously, find probability, find probability that find probability that die shows composite, एक मिनट रुकिए 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 रुकिए, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, मेरे को क्वेश्चन लिख लो आप। मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम समझाने के बाद। कॉइन शोज टेल, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे। एक्चुअली इसके पहले अपने को थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ना जरूरी है, दैट इज काम की बात, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इजी है, मैं आपको एकदम प्रॉमिस कर रहा हूँ, बहुत आसान है। और मैं आपको ये भी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि बहुत लंबे समय तक डिफिकल्ट टॉपिक आएगा ही नहीं। वो स्टेट बोर्ड वालों को एक लास्ट दिन डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा, बाकी सीबीएसई वालों को नहीं आएगा। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है पहले अपन ये समझते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन जो है वो अभी भी अपन कर सकते हैं, बट मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो नीचे वाला क्वेश्चन अपन करेंगे आराम से, है ना? थोड़ा सा अपन थांबा करते हैं। ठीक है, आंसर आप सही दे रहे हो, मुझे बहुत सही दे रहे हो। कोई भी दे देगा इसका आंसर, लेकिन फिर भी देखो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बहुत ज्यादा आसान होता है। इसका मतलब यह होता है कि आपने अभी अभी क्या निकाला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। सही है ना? अरे यार, मैं ज्यादा चिल्ला नहीं सकता हूँ, ठीक है, तो धीरे बोलूंगा। हमने अभी अभी क्या निकाला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। पक्का? कोई दिक्कत? क्या होता था इसका फॉर्मूला बताइए, दोनों का इंटरसेक्शन। और ये देखो, इधर इधर स्लैश के बाद जो होता था वो नीचे आ जाता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो नीचे आ जाता था, ऐसे। पक्का? अच्छा, यहाँ पे अपन ने एक और चीज पढ़ी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होती है। बी गिवन ए मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, दो फॉर्मूले पढ़े थे। अभी क्या होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कुछ नहीं होता, इसी को घुमाकर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बना दिया गया है। कैसे? देखो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को आप इधर एलएचएस में मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से ऐसा नहीं आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is nothing but this item into a given b, probability of a given b into probability of b। सही ना? और probability of a intersection b को आप, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अच्छा, थोड़ा सा अच्छे से लिखूं मैं तो p ऑफ b को पहले लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ b को पहले लिख देता हूँ, ताकि वो फॉर्मूला सुंदर दिखाई दे और याद करना आसान हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b। और यहां से अपन देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को पहले लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मेरे को थोड़ा वैसे जल्दी याद होता है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। ठीक है, लिख लो शांति से, मैं बताता हूँ कि हुआ क्या है। ओके, अब देखिए आप, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी को आप दो तरीके से लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी को आप दो तरीके से लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पहले लिख रहे हो तो बाद में आएगा ए बाई बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले लिख रहे हो तो बी बाई ए आएगा। तो आप इसको ऐसे याद रख लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का इंटरसेक्शन को लिखा जा सकता है किसी एक की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। मतलब यहाँ पे अगर अपन ने बी पहले लिखा है तो अपॉन बी पहले आना चाहिए। ठीक है, बी पहले लिखा है तो अपॉन बी आना चाहिए, और अगर ए पहले लिखा है तो अपॉन ए आना चाहिए। ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला याद करने का तरीका। फॉर्मूला कहाँ से बना है भाई, इसी के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर्मूले को और आसानी से कैसे याद किया जा सकता है वो भी अपन देखेंगे, उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो अपन जरूर देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को?
हम लोग है ना एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एक सेकंड रुकिए ना, आई विल जस्ट डायरेक्टली कॉपी अ क्वेश्चन so that we can save our time. तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। वो क्वेश्चन है कि an urn contains please wait हाँ। ओके 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 यस। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं अपन सबसे पहले, दिस वन। आप क्वेश्चन को कॉपी करने में टाइम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सॉल्व करते हैं अपन सबसे पहले। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसको अपन बाद में करेंगे, सो लेट इट बी, लेट इट बी। An urn contains 10 black and 5 white balls। ये एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, शायद एनसीईआरटी बुक में आपको मिल भी जाएगा। तो एक अर्न में, अर्न समझते क्या होता है? अर्न मतलब होता है मटका, मटकी, समझते हैं ना मटकी। तो यूआरएन मतलब अर्न हो गया, अर्न को अपन बोलते हैं मटकी। मटका मतलब जिसमें पानी वानी भरा जाता है, तो उसमें बॉल्स रखा है इन्होंने। अब एक अर्न में 10 ब्लैक और 5 व्हाइट बॉल्स, क्या क्या है, 10 ब्लैक एंड 5 white balls, तो टोटल 15 बॉल्स है। 2 balls are drawn from the urn, one after the other, without replacement। ठीक है, दो बॉल्स अपन ने निकाली एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? मतलब किया क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये मटकी है, अगर कितनी प्यारी मटकी है ना, इसमें 10 व्हाइट बॉल है और 5 ब्लैक, 5 व्हाइट है और 10 ब्लैक है। सिंपल सा सवाल है, मैं आपसे बहुत आसान सा सवाल पूछूंगा, क्लास 10th का सवाल, एकदम क्लास 10th का, कि क्या प्रोबेबिलिटी कि ब्लैक बॉल निकल जाए? बताइए, ब्लैक बॉल के निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर अपन हाथ डालते आंख बंद करके तो ब्लैक बॉल आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 10/15। क्योंकि यार फेवरेबल आउटकम क्या है, आप पहली बार तो, अगर आप हाथ डालते हो तो आपके पास 15 आउटकम्स आ सकते हैं। 15 आउटकम्स में से क्या हो सकता है? ब्लैक बॉल 1, ब्लैक बॉल 2, ब्लैक बॉल 3, ब्लैक बॉल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो सकती है। या फिर व्हाइट बॉल 1, 2, 3, 4, 5, 15 आउटकम्स अपने को मिल सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने? 15। और उसमें से फेवरेबल क्या है कि आपको ब्लैक मिल जाए। तो ब्लैक आपको 10 बार ऐसा फेवर हो सकता है, अपना 15 में से 10 बार हमारे पास ऐसा फेवर हो सकता है कि हमें ब्लैक बॉल मिल जाए। तो ब्लैक बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी सिंपली 10/15 हो जाएगी नॉर्मली, अगर आपका ये क्वेश्चन होता तो। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अपन ने हाथ डाला और आपको पहली बार में एक बॉल मिली, आपने बॉल का कलर देखा, बॉल को फेंक दिया। आपने दोबारा इसको डाला नहीं बॉल को, है ना, बॉल को फेंक दिया। बॉल को जब आपने फेंक दिया तो हुआ क्या, यहाँ पर एक बॉल कम हो गई, चाहे वो ब्लैक हो या व्हाइट, एक बॉल कम हो गई। तो आपका टोटल बॉल्स जो है वो यहाँ पे कम हो गई। फिर आपने एक और बार हाथ डाला, दूसरी बॉल निकाली, कलर को ऑब्जर्व करा, तो आपने 2 बार बॉल निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, इसको कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने बॉल को रिप्लेस नहीं करा, मतलब उठाकर वापस रख देते अगर, तो रिप्लेस हो जाती। बट आपने आपने रिप्लेस नहीं करा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? दोनों की दोनों बॉल्स ब्लैक हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसका मतलब क्या होगा कि इवेंट नंबर 1 में मान लेता हूं, इवेंट नंबर 1 ये हो जाए कि बॉल 1 इज ब्लैक, पहली बॉल जो है वो ब्लैक हो जाए, उसको अपन कहेंगे B1। इवेंट नंबर 1 को मैंने कह दिया B1 इवेंट, कोई दिक्कत किसी को?
इवेंट नंबर 2 क्या हो जाएगा? इवेंट नंबर 2 हो जाएगा B2, दैट इज सेकेंड बॉल जो है वो भी ब्लैक हो जाए, तो बॉल 2 इज ऑल्सो ब्लैक। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है कि पहली बॉल भी ब्लैक आ जाए, दूसरी भी ब्लैक आ जाए, मतलब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे B1 और B2 के साथ में होने की, B1 और B2 साथ में हो जाए, B1 इंटरसेक्शन B2, इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि फर्स्ट बॉल ड्रॉन ब्लैक हो जाए और सेकंड बॉल ड्रॉन भी ब्लैक हो जाए, मतलब दोनों इवेंट हो जाए और दोनों इवेंट साथ में। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि सर साथ में कहाँ हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। एक्चुअली साथ में हो रहा है, क्योंकि दोनों एक ही एक्सपेरिमेंट के अंडर है, और एक एक्सपेरिमेंट में क्या आ रहा है आपके पास, एक एक्सपेरिमेंट में आपको बोला जा रहा है कि दो बॉल्स निकालनी है ना, तो एक ही एक्सपेरिमेंट में आपको दो बार रिपीटेशन करना है, और दोनों बार आपको ये इवेंट जो है एक साथ कराना है, मतलब बेसिकली यू हैव टू फाइंड द साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स, है ना। तो B1 इंटरसेक्शन B2 हमने अभी अभी सीखा था क्या होता है, फॉर्मूला वाइज ये होता है, बट मैं आपको फॉर्मूले से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा फॉर्मूले से, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, ये भी भूल जाओ। सबसे पहले आप क्या करो, आंख बंद करो, किया पक्का? पक्का। और आंख बंद करके बॉल में ये मटकी में हाथ डालो और एक बॉल निकालो, और वो बॉल ब्लैक हो जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बताइए मुझे, वो बॉल ब्लैक हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 10/15। मान लो वो बॉल वाकई में ब्लैक है, आपने बॉल उठाया, बॉल को देखा और फेंक दिया, अब कितनी बॉल बची मटकी के अंदर? 9 ब्लैक एंड 5 वाइट, टोटल बॉल्स कितनी है? 14। तो क्या अब आप मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट बार जब आप हाथ डालोगे तो फिर ब्लैक बॉल आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? एनीवन? ब्लैक बॉल नौ आने बाय की? चौदह 9/14, है ना, 9/14। लेकिन अभी आप ये भी देखो कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ नहीं। एक्सपेरिमेंट क्या था कि दो बॉल निकालनी, एक एक करके, एक एक करके दो बॉल निकालनी है आपको। ठीक है, तो एक एक करके दो बॉल निकालनी, मतलब एक्सपेरिमेंट आपका अभी खत्म नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंट अगर खत्म नहीं होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको बुकिश लैंग्वेज में, एनसीईआरटी लैंग्वेज में, या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलकर ये चीज नहीं समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको कॉमन सेंस जो पीएनसी में अपन ने पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंट जब तक ना हो तब तक आप करते रहो मल्टीप्लाई। इसके बाद आपको तीसरी बॉल भी निकालने को बोल दे ना, तो भी आप मल्टीप्लाई करो बिना कोई फॉर्मूला रटे। तो दूसरी बॉल निकालना है वो ब्लैक हो, एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है इसलिए अपन इनटू करेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, तो जो बच्चे ज्वाइन कर रहे थे वो यहाँ देख लो कि पहला इवेंट हो गया है और दूसरा इवेंट अभी होना बाकी है, तो दोनों इवेंट हो जाएंगे तभी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा। तो अपना काम अभी हुआ नहीं इसलिए अपने मल्टीप्लाई करा। दूसरी बॉल ब्लैक हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 9/14, तो पहली बॉल ब्लैक और दूसरी बॉल ब्लैक एक साथ हो जाए, ये दोनों इवेंट एक साथ हो जाए, वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/15 इंटू 9/14। ठीक है, इसको कहते हैं अपन दोनों को एक साथ करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2। पहली बॉल ब्लैक आ जाए B1, दूसरी बॉल ब्लैक आ जाए वो भी B2, दोनों एक साथ हो जाना। ठीक है, फॉर्मूला वाइज पहले क्या बोला गया था, इधर देखिए, देख लो एक बार, फिर आपको लिखने का समय दे दूंगा मैं। आपको बोला गया था कि फर्स्ट बॉल ब्लैक हो जाए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल बीइंग ब्लैक, इनटू सेकंड बॉल भी ब्लैक हो जाए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल बीइंग ब्लैक, गिवन दैट फर्स्ट बॉल ब्लैक आ चुकी है। भाई फर्स्ट बॉल ब्लैक आ चुकी है, उसके बाद सेकंड बॉल के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? भाई फर्स्ट B1 इवेंट हो चुका है, आप इस चीज को ध्यान में रखो कि आपको B2 करना है, मतलब सेकंड ब्लैक निकालना है। तो सेकंड इवेंट होना, गिवन दैट B1 हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑफकोर्स 9/14। तो हम लोगों ने पहले क्या करा, नंबर्स लिख लिए, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखा। मैं ऐसे ही करता था बोर्ड एग्जाम में, तो पहले नंबर्स लिख लेता था, बाद में फॉर्मूला लिखता था। तो अभी आपके पास फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, कर लेना ये कैलकुलेट, मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि फाइनली इसको अपन क्या लिखेंगे। ये लिख लो अच्छे से। अब है ना, एक चीज का ध्यान रखो, प्रोबेबिलिटी में दो इवेंट हो जाते हैं उनको अपन इंटरसेक्शन ही बोलते हैं।
एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर B1 का भी होना और B2 का भी होना साथ में होना, इसको क्या कहेंगे? B1 और B2 का इंटरसेक्शन। ठीक है, भले ही एक के बाद एक हुए, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो इन दोनों से कंप्लीट हुआ है ना, तो दोनों का साथ में होना मतलब क्या कहलाएगा? B1 और B2 का इंटरसेक्शन। तो अगर B1 हो चुका है उसके बाद B2 हुआ है, तो भी अपन क्या कहेंगे? उसको इंटरसेक्शन कहेंगे, B1 इंटरसेक्शन B2 कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हुए दोनों हैं और दोनों का साइमल्टेनियस अकरेंस होना कहलाता है दोनों का इंटरसेक्शन, और दोनों का इंटरसेक्शन अपन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी अपने को समझ में आया होगा यहां तक, होपफुली। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 3 और 4 और 5, कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवेंट्स के लिए किया जा सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट्स। मोर देन 2 इवेंट्स, ठीक है, दो से ज्यादा इवेंट। अभी 2 इवेंट के लिए मल्टीप्लिकेशन रूल तो बड़ा इजी था, हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखी था 2 इवेंट के लिए। अब 2 से ज्यादा के लिए क्या देखेंगे अपन, वो देखते हैं। देखिए, मैं आपको क्या बता चुका हूँ, देखो सुनो सुनो, ए हो गया और बी हो गया, इसका मतलब क्या कहेंगे अपन? ए और बी का इंटरसेक्शन हुआ है, इस चीज को आप समझो। ए और बी का होना है ना, एक के बाद एक होना, वो चीज साइमल्टेनियसली कहलाएगी। क्योंकि यार देखो ना, आप अगर दोनों बॉल्स को एक साथ उठाते, यहाँ पे मैंने एक बॉल को उठाया फेंक दिया, और फिर दूसरी बॉल को उठाया, है ना, तो बेसिकली आप ऐसा समझो कि अपन ने दोनों इवेंट्स जो करे हैं वो दोनों का साइमल्टेनियस अकरेंस हो रहा है, दोनों को एक एक करके करा है, और उसको अपन मानेंगे B1 इंटरसेक्शन B2। फॉर्मूला मैंने बता दिया, मैं फॉर्मूला बेसिस पे अपन क्वेश्चंस नहीं करते, इसलिए अपन नॉर्मली पहले आंसर लिखेंगे फिर फॉर्मूला लिखेंगे। 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा इवेंट है तो देखो EFG ले लो। इफ EFG आर इवेंट्स of sample space we have probability of E intersection F intersection G। आपको क्या करना है? तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है। कैसे निकलेगा तीनों का इंटरसेक्शन? मतलब E का होना, F का होना और G का होना। क्या बोला मैंने? E का होना, F का होना और G का होना। इंटरसेक्शन मतलब तीनों बारी बारी से हो रहे हैं, इंटरसेक्शन मतलब तीनों बारी बारी से हो रहे हैं। ठीक है, एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर, है ना, तो इसका मतलब सबसे पहले ई हुआ होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई हो गया, पक्का ई हो गया। अब किसकी बारी है? एफ की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ गिवन दैट कौन हो चुका है? अब तक ई ना, तो यहाँ पे ई लिखो, जिसने नहीं देखा है उसको पाप पड़ चुका है, फिर से देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो चुका है, तो इसका आंसर जो इंटरसेक्शन का आंसर हो जाएगा दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगला कौन सा होना है? एफ given that E has already occurred, ठीक है, इनटू अगला कौन सा होना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी होना है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। और कौन कौन हो चुका है? ई हो चुका है और एफ हो चुका है। मैंने आपको क्या सिखाया है? ई और एफ हो चुके हैं, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन हो चुका है। अभी अभी वही सिखाया था मैंने ऊपर आपको, कोई भी 2 इवेंट हो गए मतलब उनका इंटरसेक्शन हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालना है। सॉरी, अगला इवेंट जो है वो जी होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन दैट E and F has occurred, मतलब E इंटरसेक्शन G हो चुका है। E और F का होने का मतलब क्या है भाई? E और F का इंटरसेक्शन हो चुका है ना, E भी हो चुका है, F भी हो चुका है, और E और F साथ में कब होंगे? बेसिकली दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये फॉर्मूला ऐसा दिखता है, कैसे लिखते हैं अपन? पहला E हो गया है, फिर F हो गया है, नेक्स्ट F होना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन दैट E हो चुका है,
फिर नेक्स्ट जी को होना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन दैट ये कौन कौन हो चुके, ई और एफ हो चुके, तो ई और एफ हो चुके, ठीक है। क्या देखो, फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया लेकिन बिना फॉर्मूले के हो जाता है क्वेश्चन, तो बिना फॉर्मूले के सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपन लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में लास्ट में ऐसा एस लिखा हुआ है जो कट गया। देखिए क्या बोला गया है हमको क्वेश्चन में, ओपन देखेंगे। पहले आप लोग ऊपर का फॉर्मूला भी लिख लो, नीचे का क्वेश्चन छाप रहे हो तो छाप लो, लेकिन नोट्स तो आपको मिलने ही वाले हैं। तो आप लोग आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ लो। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, 3 कार्ड्स अपन ने ड्रॉ करे फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स फ्रॉम विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट, from a pack of well shuffled cards, from a pack of well shuffled cards. What is the probability that first 2 cards are kings and the third card is an ace? ठीक है, फर्स्ट 2 कार्ड इज किंग, थर्ड कार्ड इज एस। आराम से आप लोग भूल जाओ, आप लोग भूल जाओ कि मैं आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ा रहा था। आप लोग ये सोचो कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या करते थे, पहला काम किया इनटू दूसरा काम किया इनटू तीसरा काम किया, ऐसे ही करते थे ना। हाँ, तो बस वैसे ही आपको सोचना है। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड निकालने हैं आपको विदाउट रिप्लेसमेंट। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग? तो पहला कार्ड किंग हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एनीवन इन दिस क्लास, किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पहला कार्ड किंग हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, सब लोग सही टाइप कर रहे हैं, 4/52। अब आपने कार्ड देखा और कार्ड को फाड़ के फेंक दिया, जला दिया, रिप्लेस नहीं करा, दोबारा आपने उस डेक में कार्ड को नहीं डाला, तो पहला कार्ड 4/52 प्रोबेबिलिटी से आ गया किंग। अब किंग बचे कितने? 3 किंग्स बचे हैं अभी, ठीक है। और बाकी के कार्ड जितने भी हो नॉर्मली वो सारे के सारे बचे हुए हैं। आपको बोल रहा है कि दूसरा कार्ड भी किंग हो जाए, सक्सेसिवली निकाला ना अपन, तो दूसरा कार्ड भी किंग हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी अब क्या हो जाएगी? एनीवन? दूसरा कार्ड भी किंग हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कितने किंग बचे हैं? 3, तो टोटल कार्ड कितने हैं? 51। ठीक है, क्या अपना काम हो चुका है? नहीं, आपको 3 कार्ड निकालने हैं, इसलिए इंटू लगाएंगे। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यही कहता है। तीसरा कार्ड हो जाएगा, ठीक है, 3/51 आप लोग सही लिख रहे थे। तीसरा आपको बोल रहा है कि थर्ड कार्ड इज एन एस, तीसरा कार्ड एस हो जाए, इक्का, तीसरा कार्ड इक्का हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब देखो, किंग अपन ने पास अब 2 ही बचे, 2 किंग्स बचे। टोटल कार्ड्स कितने बचे अपने पास? अब 50, क्योंकि अपन 2 कार्ड्स जला दिए, तो अपने पास 52 में से 2 कार्ड अपन ने फेंक दिए, तो 50 बचे, है ना। तो यहाँ पर 50 आएगा, इधर नीचे डिनोमिनेटर में तो 50 आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा? थर्ड कार्ड एस होना चाहिए। एस के होने की प्रोबेबिलिटी अपने को निकाल, तो थर्ड कार्ड एस होना चाहिए। एस कितने? एस तो अभी 4 ही बचे, तो आप सब लोग सही टाइप कर रहे हो एकदम, 4/50, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग नंबर 1, फर्स्ट कार्ड एज किंग इंटरसेक्शन सेकंड कार्ड एज किंग इंटरसेक्शन थर्ड कार्ड एज एन एस इज दिस। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। तो क्या कह रहे हो? 2/5525 आंसर आ रहा है ना, ठीक है। मेरे को आंसर से मतलब है ही नहीं अभी, मैं तो आपको इस कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? बहुत इजी था। फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? देखो, मैं है ना एज अ स्टूडेंट
बहुत ही चालाक आदमी था मैं, सच बता रहा हूँ मैं आपको, इतना तो आप लोग भी जान गए हो। मैं क्या करता था, पहले आंसर लिखता था फिर फॉर्मूला। अब फॉर्मूला देखो कैसे लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ किंग वन, फर्स्ट कार्ड किंग आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी, सेकंड कार्ड किंग आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी K2, गिवन दैट K1 हैज अकर्ड, K1 हो चुका है, ठीक है। और थर्ड कार्ड एस चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट कौन कौन हो चुका है, K1 इंटरसेक्शन K2, ठीक है, हो गया फॉर्मूला, क्या दिक्कत। K1 इंटरसेक्शन K2 इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, काम की बात इंपॉर्टेंट है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखने की बारी आ चुकी है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे, ट्राई कीजिए इसको प्लीज। फॉर्मूले से पढ़ते तो ये कंसेप्ट गया, सही कह रहे हो बेबी, एकदम सही कह रहे हो। फॉर्मूले से पढ़ते तो क्या ये कुछ नहीं समझ में आता नॉर्मली, ये अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता है फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले से नहीं करना है अपने को, है ना। स्क्रीन क्रैश हो गई है तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा था उसको प्लीज सॉल्व कर लीजिए। और ये इतना आसान है, इतना आसान है। अच्छा एक अच्छी बात है, ये स्टेट बोर्ड का सिलेबस जो है ना वो थोड़ा अजीब सा है, उसमें ये वाली चीज 11th क्लास में पढ़ाई गई थी। तो ठीक है, आप लोग टेंशन मत लेना, क्योंकि ये चीज़ आनी चाहिए अपने को। और 12th क्लास वाला कंसेप्ट जो है आपका वो वैसे भी चालू हो जाएगा आपके 12th में, बस बेस थ्योरम, BAYE अपोस्ट्रोफी। हाँ तो रुको, पहली बात तो एक क्वेश्चन पढ़ा आपने। एन अर्न कंटेन टू रेड balls, थ्री green balls, फाइव white balls. Three balls are drawn randomly from the urn. What is the probability that the ball drawn are in sequence of RGW when the balls are drawn without replacement? First part है without replacement, second part है with replacement। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए सॉल्व, पहले दो पार्ट। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको पहले खुद से सॉल्व करो। इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी में बहुत सारी ऐसी चीजें ना जो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि फॉर्मूले से मुश्किल, नॉर्मली आसान है। An urn contain two red ball, हाँ करो, विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे। और थर्ड पार्ट भी है इसका, वो थर्ड पार्ट में लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन पहले आप फर्स्ट टू कर लो सॉल्व, फिर मैं थर्ड लिख दूंगा। तो लिखो, मैं पहले ही लिख देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लो। अ बॉल इज ड्रॉन observed observed and put back in urn, probability that
बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। पहला वाला तो सबका आ गया आंसर, ऑलमोस्ट जितने भी लोगों ने करा है। ठीक है, तो आर्या आपके दोनों आंसर आ गए, विच इज गुड। देखो सबसे पहले अपन ने दो रेड बॉल, देखो कायदे से कैसे लिखते हैं, हमने हाथ डाला, पहली बॉल निकाली, और वो पहली बॉल रेड आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 बाय टोटल कितने हैं यहाँ पे बॉल्स, टोटल बॉल्स है हमारे पास 2 3 5 और 5 10, 10 है। तो 2/10 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। बॉल को फेंक दिया अपन ने, तो टोटल बॉल्स कितनी बची सामने देखो इधर, 9, 9 पहले लिख दिया करो। अब अगली बॉल ग्रीन हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/9, 3 ही ग्रीन बॉल्स है। फिर अब बॉल को फेंक दिया अपन ने, तो 8 बॉल बची, अगली बॉल व्हाइट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/8। दिस इज योर आंसर। इस आंसर को अपन बोलेंगे आर इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन डब्ल्यू। ठीक है, और फॉर्मूला लिखना होगा तो जो स्क्रीन पर देखेगा उसको मजा आ जाएगा, एकदम जुगाड़, गजब का जुगाड़। देखिए प्रोबेबिलिटी, पहले रेड आ जाए तो रेड के आने की प्रोबेबिलिटी इनटू, फिर आ जाए ग्रीन तो ग्रीन के आने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट रेड आ चुका है, फिर फिर व्हाइट आ जाए, व्हाइट के आने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट रेड और ग्रीन दोनों आ चुके हैं। ये देखिए, शाबाश, गजब का फॉर्मूला लिखा अपन ने। जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा कि क्या बच्चा है, उसको पूरा फॉर्मूला आता था। इन कायदे से अपन ने क्या किया है, हमने ज्यादा स्मार्टर तरीका, हमने फॉर्मूला याद नहीं रखा, हमने कंसेप्ट याद रखा है। तो ये आपका आंसर है फर्स्ट वाले पार्ट का। सेकंड वाले पार्ट का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी कि रिप्लेसमेंट। और ये तो बड़ा इजी हो गया कि आपने बॉल उठाया और बॉल को पुट बैक कर दिया, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी है 2/10। फिर आपने दोबारा बॉल को रख दिया है, तो अभी भी जो अर्न है उसमें 10 बॉल बची। अब ग्रीन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 ग्रीन बॉल्स है और व्हाइट 5 है ना, तो 3/10। फिर अभी भी 10 बॉल बची क्योंकि आपने ग्रीन को उठा के दोबारा रख दिया। अब व्हाइट के आने की प्रोबेबिलिटी 5/10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर विथ रिप्लेसमेंट। तो विथ रिप्लेसमेंट अगर अपन निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन डब्ल्यू, वो ये आ जाएगा। थर्ड वाले का आंसर जो मेरे को बता देगा मैं मान जाऊंगा उसको। बॉल इज ड्रॉन ऑब्जर्व्ड एंड पुट बैक, मतलब वही सेकंड वाला क्वेश्चन वाला ही काम करा अपन ने, बट उसमें आपको बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। मतलब पहली बार में आर जी डब्ल्यू आ जाए, और फिर दूसरी बार में आर डब्ल्यू जी आ जाए, है ना, फिर जी आर डब्ल्यू आ जाए, फिर जी डब्ल्यू आर आ जाए। ऐसा कुछ भी, समझ रहे हो आप, ये इसके जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो आ जाए। फिर मैं लिख सकता हूं तो लिख ही देता हूँ, डब्ल्यू आर जी आ जाए और डब्ल्यू जी आर आ जाए। तो ये 6 टाइप के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तो पहला वाला जो कॉम्बिनेशन है आर जी डब्ल्यू, है ना, आपने क्या करा है, विथ रिप्लेसमेंट करा है, विथ रिप्लेसमेंट। तो विथ रिप्लेसमेंट करा है अगर आपने, तो मतलब आर जी डब्ल्यू आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड के आने की 2/10, ग्रीन के आने की 3/10, और व्हाइट के आने की 5/10। या तो ये आ जाए, या तो ये आर डब्ल्यू जी आ जाए, है ना। यार तीनों डिफरेंट कलर कैसे कैसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं। तो बेसिकली आप क्या करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, और इसकी प्रोबेबिलिटी, और है मतलब सारे ऐड होंगे। और मतलब क्या होता है, एडिशन, यूनियन। तो आप क्या करो, सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी निकालो और सबको ऐड करो। पहला तरीका। उसमें क्या होगा ना, उसमें ये होगा कि आर डब्ल्यू जी की प्रोबेबिलिटी भी वही होगी जो आर जी डब्ल्यू की। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, वही आएगा ना 2/10, ये 3/10 बाद में आ जाएगा, 5/10 पहले आ जाएगा। आंसर तो सेम रहेगा ना, आंसर सेम रहेगा। तो आप बेसिकली सेम ही चीज को 6 बार ऐड कर रहे हो। तो सेम चीज को 6 बार ऐड कर रहे हो, इसका मतलब आप इसको डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई करने से बेहतर, जो नहीं देख रहा है, 6 से मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज आप आरजीडब्ल्यू को 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। तीन चीजों को तीन जगह पर रखने के तरीके 3 फैक्टोरियल होते हैं। और
जो आंसर प्रोबेबिलिटी का एक एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट से आ रहा है वही आंसर बाकी बचे हुए पांचों अरेंजमेंट से भी आएगा। तो ऑल द 6 अरेंजमेंट विल हैव द सेम प्रोबेबिलिटीज। तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई अ सिंगल प्रोबेबिलिटी बाय 6। ठीक है। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और जितना मैंने वेरी लगाया था उतना उतना ही वेरी लगा तो आसान में उतना ही इजी है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को कि मेरे तरीके से पढ़ोगे तो आसान लगेगा। ठीक है। सुनने में लगेगा कि सर इतना ज्यादा क्या बोल रहे हैं, बट सच में अपन इसको बहुत आसान तरीके से समझेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ऐसे इवेंट जो एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा, प्रोबेबिलिटी का एक सवाल पूछा। मैंने बोला कि मैंने एक सिक्का उछाला और सिक्के में हेड आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप सबने बोला कि सर क्या बकवास कर रहे हो, आंसर तो हाफ आएगा। ये तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। लेकिन अगर मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन ए कॉइन, ऑन अ कॉइन, गिवन दैट अफगानिस्तान में भूकंप आ गया, है ना, अपन ने सिक्का उछाला इंडिया में, और ठीक है, उसमें हेड आना या टेल आना, गिवन दैट अफगानिस्तान में भूकंप आ चुका है, तो अफगानिस्तान में भूकंप आ गया अगर, तो अपने सिक्के में हेड आने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी क्या? कुछ फर्क पड़ता है उससे? कोई लेना देना है इन बात का? कोई सेंस है? नहीं है ना। और हमें लग भी नहीं रहा है, इन बात का आपस में कोई सेंस नहीं है भाई। सिक्के में हेड आना और अफगानिस्तान में भूकंप आना, ये दोनों अलग अलग इवेंट है और दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच गिवन ए, गिवन अफगानिस्तान में भूकंप आ जाए, दिस विल बी स्टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। क्यों? क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज एच एंड ए आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब वो इवेंट जिनका आपस में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, उनको अपन कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच गिवन ए, एच ही हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच के बराबर ही हो जाएगा अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो। क्या सीखा अपन ने यहां से? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए if A and B are independent events। ठीक है। मान लो मैंने दो इवेंट्स लिखे आपके सामने, एक कॉइन में हेड आना, कॉइन में हेड आना और डाई रोल करा, डाई में 6 आना। तो कॉइन में हेड आना और डाई डाई में 6 आना, क्या ये दोनों एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है? क्या सिक्के में हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा उससे डाइस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट होगी? नहीं होगी, कोई लेना देना नहीं आपस में। भाई ये अलग इवेंट है, ये अलग इवेंट है, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड गिवन दैट डाइस में 6 आ गया हो, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो ओरिजिनली होता, दैट इज हाफ। ठीक है। तो अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो उनमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी कंडीशनल अगर आप लिखोगे ए गिवन बी, दैट विल बी सिंपली ए इफ बोथ आर इंडिपेंडेंट्स। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट्स की हिंदी में, चाहे तो आप हिंदी में लिख लो। वो दो इवेंट्स जो आपस में रिलेटेड नहीं, या एक इवेंट के होने या ना होने से दूसरे इवेंट के होने या ना होने पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो सबसे पहले अपन इंडिपेंडेंट, ये पूरा तो रफ था, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो इंडिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन लिखो। इफ एन इवेंट ए, ऐसे लिखो, इफ
sorry, if the occurrence of an event A if the occurrence of event A does not affect the occurrence or non-occurrence of an event B, then the events A and B are called independent events. ठीक है, एक के होने से दूसरे पे फर्क नहीं पड़ रहा है, एक के होने से दूसरे पे फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर हो जाएगी। मैं एक लाइन लिखना चाह रहा हूं यहाँ पे, नोट या फिर डायरेक्टली यहाँ पे एक सेंटेंस लिख लो। वन इवेंट ऐसे लिखो, दैट इज वन इवेंट does not affect the probability of other। ठीक है, एक इवेंट के होने या ना होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी में कद्दू फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पी ए बाई बी जो होगी वो पी ए के बराबर होगी, और ऐसा भी लिख सकते हो आप, इधर देखिए पी बी बाई ए, ये भी पी बी के बराबर होगा, क्योंकि यार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, अब ए का होना या ना होने से बी पे फर्क ही नहीं पड़ता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगी वो नॉर्मली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगी अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे आ जाएगा बताइए। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखता हूँ, ए और बी का साथ में होना, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहता था, ए और बी का साथ होना होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। गलत लिखा है सही लिखा है? गलत लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। अरे जो यहाँ होता है वो गिवन नीचे आता है ना, गिवन ए में आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, ये होता था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। और अगर अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि दोनों का इंटरसेक्शन जो हो जाएगा उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, दिस विल बी नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है। तो यहां लिखो ऑल्सो बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वी कैन राइट दिस एंड दिस, यहाँ पे रीजन लिख लो, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, इतना लिख के रखिए। तो आज अपन ने क्या सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीखा कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो ये होगा, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन, एंड ऑफ द स्टोरी। कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मोर देन टू इवेंट्स, कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मोर देन टू इवेंट्स। मतलब अगर मैं आपको 3 इवेंट दे देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी
और तीनों की तीनों इंडिपेंडेंट है, तो ये सिंपली हो जाएगा तीनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लीकेशन। और अगर मैं आपको 3 से ज्यादा इवेंट दे देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 से लेके इंटरसेक्शन AN तक, तो मतलब इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लीकेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। ठीक है, if all the events are independent, more than two independent events, ऐसा लिख दो, more than two independent events। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से, अब ना बहुत ही शानदार चीज बताने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, नॉर्मली ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ, है ना, और ऑब्वियसली अभी भी एक्साइटेड हूँ, लेकिन क्या है कि आप लोग इसको ध्यान से सुनोगे तो अभी आपको मजा आएगा। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे कि मान लो मैं बोलता हूँ कि अगर मैं आपको बोलता हूँ मैंने सिक्का उछाला, सिक्का में हेड आ जाए, है ना, सिक्के में हेड आ जाए, और अफगानिस्तान में भूकंप आ जाए, और डाइस रोल करा उसमें 5 आ जाए, और क्या हो, और इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। ऐसे इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, इसको हटा, मैं आपको और थोड़ा रियलिस्टिक कुछ मतलब ऐसी फालतू से एग्जांपल देता हूँ, और आपके एग्जाम में आपका जेई में सिलेक्शन हो जाए ना, सिलेक्शन हो जाए, ये सारे इवेंट्स क्या है, चारों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि चारों इवेंट एक साथ हो जाए, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा, ये चारों के चारों इवेंट इंडिपेंडेंट है, ध्यान से देखना हर कोई, बहुत ध्यान से। सिक्के में हेड आना, अफगानिस्तान में भूकंप आना, फिर डाइस में 5 आ जाना, इंडिया में अपन ने डाइस रोल करा और सिक्का रोल करा है, उसमें 5 आ जाना, और हमारा जेई में सिलेक्शन हो जाना। ये चारों इवेंट में कोई आपस में कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं। ठीक है, चारों के चारों इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्या ये चारों के चारों इवेंट एक साथ हो सकते हैं? क्या ये चारों के चारों इवेंट एक साथ हो सकते हैं? हाँ, मतलब देर इज अ वेरी वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी कि हेड आ जाए और अफगानिस्तान में भूकंप भी आ जाए और 5 भी आ जाए और हमारा सिलेक्शन भी हो जाए। बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस, लेकिन हो सकता है, हो सकता है ना। तो ये चारों इवेंट है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है या नहीं? नहीं, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों? क्योंकि ये चारों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होते हैं जब चारों आपस में साथ में नहीं हो पाते। बिल्कुल साथ में हो सकते हैं, यहाँ पे हेड और 5 आना साथ में हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। हो सकता है सिक्के में हेड आ जाए और डाइस में 5 आ जाए और मेरा जेई में सिलेक्शन भी हो जाए, है ना। ऐसे तो जेई में सिलेक्शन होना तो काफी लाइकली इवेंट हो गया जिस जिस हिसाब से अपन पढ़ाई करिए, लेकिन सिलेक्शन होने के साथ साथ हेड भी आना और 5 भी आना ये अनलाइकली है, बट हो सकता है। अनलाइकली का मतलब इम्पॉसिबल नहीं। तो चारों चीजें साथ में हो सकती है, तो साथ में हो सकती, तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से कंफ्यूज ना करें। इंडिया में 70% जनता है जिनको पता ही नहीं है कि इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अलग अलग होते हैं। दे आर डिफरेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो गया कि दोनों चारों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, है ना। बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि चारों साथ में नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है कि चारों साथ में हो जाए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग अलग होते हैं। अगर चारों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है उसके बावजूद भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं। आपको कभी भी कंफ्यूजन हो इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, तो इस वीडियो के इस एंड वाले पार्ट में आ जाना। इंडिपेंडेंट है इवेंट्स, उसके बाद भी ये चारों के चारों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं। मैं अगर अफगानिस्तान में भूकंप को हटा देता हूँ, आपका काम आसान करने के लिए सिर्फ 3 ही इवेंट्स रखता हूँ, सिर्फ जस्ट 3 इवेंट्स। मैंने सिक्का उछाला और सिक्के में हेड आ जाए, डाइस रोल करा उसमें 5 आ जाए और मेरा जेई में सिलेक्शन हो जाए, 3 इवेंट्स। क्या ये तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट है? यस। क्या ये तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नो, नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि तीनों इवेंट आपस में लेना देना कोई भी नहीं है, लेकिन तीनों इवेंट साथ में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हो सकता है कि सिक्के में हेड भी आ जाए, डाई में 5 भी हो जाए और हमारा सिलेक्शन भी हो जाए। हो सकता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए लेकिन सिक्के में सॉरी डाई में 4 आ जाए और सिक्के में टेल आ जाए। ठीक है, तो तीनों साथ में नहीं हुए, तीनों साथ में नहीं भी हो सकते और हो भी सकते हैं। तो अगर हो गए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थोड़ी ना हो। बात समझ में आ रही है आपको मेरी?
अच्छा, तो मतलब पहली बात तो आप इतना समझ लो कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। अब अगर इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मुझे मेरे को इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सिक्के में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। डाई में 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। और हमारे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.99। ठीक है, मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए 0.99 लिख देता हूँ। ठीक है ना, काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है हमारे सिलेक्शन की। चलो 0.90 कर देते, ताकि कोई मेरे को गाली ना दे कि सर इतना भी मत चढ़ा दो हमको। तो 90% चांस है कि अपना हो जाए। अब देखो, ये तीनों इवेंट एक साथ हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सिंपली तीनों का मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में अपन क्या करते हैं, हम सारे इवेंट्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीनों का साइमल्टेनियस अकरेंस मतलब जस्ट मल्टीप्लाई देम, जस्ट मल्टीप्लाई देम। ठीक है, तो आज अपन ने जो चीज समझी वो क्या है? वो ये समझा अपन ने कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो होते हैं उनका उनका साथ में होना पॉसिबल होता है। दे कैन अकर टुगेदर। इंडिपेंडेंट इवेंट, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखवाना चाह रहा हूँ, आई प्रॉमिस, ये कहीं पर भी नहीं लिखा होता है। क्योंकि क्या है ना कि ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन का पार्ट बनता है। इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट बस लिख लो थोड़ा सा, ये मैं अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, आर नॉट related to each other, related to each other, but they may या they might या they can occur together, they can occur together। ठीक है, they can occur together। ठीक है, therefore they are different from, therefore they are not to be confused, not to be confused with mutually exclusive events। ठीक है, ठीक है, मतलब दे हैव सम इंटरसेक्शन। एकदम देसी भाषा में, इनका इंटरसेक्शन पॉसिबल है। इनका इंटरसेक्शन किसका? इंडिपेंडेंट इवेंट का इंटरसेक्शन पॉसिबल है। इनका इंटरसेक्शन पॉसिबल है। और इनका इंटरसेक्शन क्या होता है? इनका इंटरसेक्शन जो होता है वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन पी ए इंटू पी बी होता है। क्या कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट की बात कर रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंट, क्या कोई मुझे बता सकता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होते हैं उनका इंटरसेक्शन क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में इंटरसेक्शन क्या होता है? 0। दे कैन नॉट अकर टुगेदर ना। अगर आप छोटा सा वेन डायग्राम बना लो तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो एकदम अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर, अल्टीमेट। इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट दे कैन अकर टुगेदर, ए एंड बी कैन अकर टुगेदर, है ना। तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो पॉसिबल है। और इनका जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? पी ए इंटरसेक्शन पी ए इंटू पी बी। ठीक है, हालांकि अगर मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात करूं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मर जाएंगे लेकिन कभी भी साथ में नहीं हो सकते। तो इनका इंटरसेक्शन असंभव है, इम्पॉसिबल। ए इंटरसेक्शन बी इज 0। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट, ये हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव तो आपको याद हो गई होगा। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव तो एकदम अलग ही चीज है कि सबके सब मिलकर आपको एक सैंपल स्पेस दे देते हैं, है ना। तो वो सारे इवेंट ए बी सी डी जो आपको मिलकर सैंपल स्पेस दे दे, है ना, तो सबका इंटरसेक्शन जो है वो मिलकर आपको सैंपल स्पेस दे डाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। या तो ऐसे लिख लो, हाँ, ये आपको दे दे प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ये ऐसे ही बता दिया मैंने आपको स्टाइल मारने की, ताकि आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो एकदम आपकी टिप्स पे रहे, आपको कभी कंफ्यूजन ही ना हो। ये समरी हो गई आज अभी तक अपने जो पढ़ा उसकी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट साथ में हो सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है।
एक्सक्लूसिव साथ में नहीं हो सकते, उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 है। एग्जॉस्टिव का मतलब सब मिलकर आपको पूरा रेक्टेंगल दे डाले। सबको क्रिस्टल क्लियर है पूरा कंसेप्ट? कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चंस करेंगे कल अपन लाइन से, और अपना ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कल खत्म हो जाएगा, एंड टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम फिर अपन कल ही स्टार्ट कर देंगे। एंड दैट इज इट, दैट इज योर सिलेबस। बाइनोमियल आपके सीबीएसई पोर्शन से डिलीटेड, स्टेट बोर्ड से भी शायद डिलीटेड है, हालांकि जेई में डिलीटेड नहीं है, तो मैं बाइनोमियल आपको पढ़ाऊंगा, बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन, और वो बहुत आसान है, उसका टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है? तो मिलते हैं अपन कल की क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन एंड थैंक्स अ लॉट। ठीक है, ये पूरा समरी अच्छे से लिख लेना, और ये जो लास्ट में मैंने पूरा रंग बिरंगे कलरों से लिखा है, ये पूरी स्क्रीन, दिस इज गोल्डन, दिस स्क्रीन इज गोल्डन। ओके, गोल्डन नोट्स लिख लो, गोल्डन पॉइंट्स, कोई किताब में नहीं मिलेगा, छान लो, कहीं से भी छान लो, दिस इज ऑल एक्सपीरियंस, ठीक है? सर वहाँ पे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव में यूनियन होना चाहिए ना? यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यूनियन होना चाहिए, ठीक है? तो हमारी चैंपियन स्टूडेंट रिचा, उसके लिए एक लाइक तो बनता है ना, और एक सब्सक्राइब भी बनता है। उसने बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया, अदरवाइज मैं लेक्चर क्लोज कर देता, है ना? तो गलती से मिस्टेक हो गया था, सबका यूनियन जो होगा वो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस देगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीवन। आपका होमवर्क जो है वेक्टर 3D खत्म हो चुका है ना? नाउ योर होमवर्क इज कि प्रोबेबिलिटी, एंड आई प्रॉमिस यू, आप ये होमवर्क आज कर लो, आप मेरे को बोलोगे कि सर दोबारा करने की जरूरत ही नहीं, प्रोबेबिलिटी आपका खत्म। तो सीबीएसई वाले बच्चे एनसीईआरटी उठाकर 11.1 11.2 कर डाले, और 11.3 भी कर डाले। बेस थ्योरम के क्वेश्चंस छोड़ देना, आप 3 में 3 छोड़ दो, 1 और 2 कर लो बस, ठीक है? और एचएससी वाले भी जो है ना, 0.1 एंड 0.2 एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेबिलिटी आप कर लो। अच्छा, नहीं 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 नहीं, आप रुको, आपको बेस थ्योरम से ही स्टार्ट करना है, तो आप लोग कल तक रुकिए, मैं आपको मिलता हूँ कल, ठीक है? I'll see you all tomorrow. Till then, bye everyone, and thank you so much.